जी किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है? देखो, मेन उद्देश्य यही था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि आज हम लोग बहुजन समाज के सभी संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने लगभग 15 दिन पहले इसके लिए सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए सबको सूचना दे दी थी। सबने आश्वासन भी दिया कि हम लोग एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक हम काफ़ी, आपने देखा भी है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जिस पर फ़ोन किया उसी ने बहाने सुना दिए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज के संगठन एक जगह आ सकते हैं। ये मेरा गलत फहमी थी, आज वो दूर भी हो गई। तो मतलब आप मुहिम चलाएंगे बहुजन संगठनों को एक करने की? नहीं, अब तो चल चुका है। परेशान हो गए, काशीराम साहब परेशान हो गए, जी जी, सारे महापुरुष परेशान हो गए। आपको क्या लगता है कि आपकी बातों में लोग आ जाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव बने हुए हैं, वो अपना पद छोड़कर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नीचे आ जाएंगे? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव बनाएं। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जिस तरीके से आज समाज पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी पर, बहुजन समाज पर जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए अगर हम थोड़ा एकजुट हो जाते, एक मंच पर आ जाते, तो शायद इसका कुछ सॉल्यूशन होता। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी गलत फहमी थी, आज वो दूर हो गई। आप कह रहे हो संगठन को एक करेंगे, आप खुद भीम आर्मी से लड़ के तुमने पहले नेशनल भीम आर्मी बनाई, फिर भीम आर्मी 2 बनाई, खुद संगठन बनाते जा रहे हो, कैसे करोगे सबको? देखो, भीम आर्मी का मैं बता दूं, मैं उसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता था, नहीं होने का कुछ ना कुछ कारण होता है। देखो, जब पहले से बहुजन समाज पार्टी थी, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने पार्टी बनाई थी, तो और लोगों को आज़ाद समाज पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, या अन्य संगठन बनाने की क्या जरूरत थी? जब संता सैनिक दल परम पूज्य बाबा साहब दे गए थे, साहब कांसीराम जी वामसेव दे गए थे, तो क्या जरूरत थी भीम आर्मी और ये भीम आर्मी वगैरह बनाने की? वो कैसे आपको कोई ये प्रस्ताव देता है कि आप अपना संगठन हमें विलीन कर दो, तो क्या आप अपना संगठन उसमें विलीन कर लेंगे? देखो, अगर संगठन, वो संगठन की विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी विचारधारा वाकई में अम्बेडकरवादी है और बहुजन समाज का सच्चा हितैषी है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। अभी तक आपके पास कोई संगठन ऐसा आपको लगता है कि कोई संगठन ऐसा है जिसमें आप विलीन कर लें? आपको लग रहा है ऐसा कोई भी संगठन? मुझे तो देखो, सीधी सी बात है, जिन जिन संगठनों में मैंने काम किया, सबने अपना उल्लू सीधा किया है अभी तक। लेकिन सच बताए तो ग्राउंड स्तर पर और ग्रास रूट पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इसका मतलब? नहीं, अगर मुझे उल्लू सीधा करना होता तो मैं आज छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, मैं भी बहुत बढ़िया 300 गाड़ियों में मैं भी घूमता मजे से। लेकिन सच्चाई ये है कि समाज का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आपको दर्द है कि आपके पास 300 की गाड़ी नहीं? मुझे कोई दर्द नहीं। मेरा दर्द ये है कि जिन बहुजन समाज के 13 लड़के 2 अप्रैल 2018 भारत बंद के दौरान शहीद हुए, उनके नाम से जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, सब्बीरपुर प्रकरण हुआ था सहारनपुर के अंदर 5 मई 2017 को, उसके नाम से जो इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, गुलछर्रे उड़ाए हैं, उसका मुझे उस बात का दुख है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी कोई नहीं है, ना व्यक्तिगत मेरी कोई दुख है। दुख इस बात का कि समाज का बेवकूफ़ बनाकर इन लोगों ने जो अपने घर बनाए। जिन लोगों में तो सभी संगठन आ गए, कोई नाम? ज़्यादातर तो मैं भीम आर्मी को कहूँगा। भीम आर्मी ने सबसे ज़्यादा गंदगी मचाई है। भीम आर्मी भी 3 है, उसमें तो आपका भी नाम आ जाता है। नहीं, भीम आर्मी में हम अगर नाम ले तो नेशनल भीम आर्मी भी उसी में आ जाती है। नहीं, नेशनल जरूरी नहीं कि नेशनल भीम आर्मी उसी में आएगी। भीम आर्मी अगर सही तरीके से काम करती, भीम आर्मी के चीफ या राष्ट्रीय कोर कमेटी अच्छा काम करती, समाज के हित में काम करती और समाज के युवाओं का भविष्य ना खराब करती, तो शायद हमें नेशनल भीम आर्मी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोकेश कटारिया की विचारधारा क्या है? देखो, मेरी खुद की विचारधारा मैं कभी नहीं रखनी चाहिए। हमारी पूरी नेशनल भीम आर्मी की विचारधारा है कि जब तक ग्रास रूट पर काम नहीं होगा, जब तक हम गांव-गांव में कैडर नहीं करेंगे और समाज के युवाओं को शिक्षा और संविधान के प्रति जागरूक नहीं करेंगे, जब तक नशे से दूर नहीं करेंगे, जब तक बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये हमारा विचार है। और गांव-गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षा का अभाव, सबसे ज़्यादा शिक्षा को अगर बढ़ावा दिया जाए तो जब समाज का कुछ। तो वैचारिक लड़ाई किससे है जी? वैचारिक लड़ाई किससे? वैचारिक लड़ाई तो सबसे ज़्यादा वैचारिक लड़ाई तो अब इस टाइम समाज के गद्दारों से हो रही, जो समाज के सपोले बने बैठे हैं। आपको कैसे पता कौन है सपोला? सबसे बड़ा सपोला तो चंद्रशेखर है। मैं खुला बोल रहा और मैं डरता भी नहीं इस चीज़ से। मैंने पहले भी कहा है, मेरी कोई इससे निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समाज का नुकसान करा, समाज की भावना को ठेस पहुंचाई, उस हिसाब से वो सबसे बड़ा वो है। नुकसान बताओ कितना नहीं पूछा है? सब्बीरपुर के नाम से जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था सहारनपुर के अंदर, वहाँ पता नहीं कितने युवाओं का भविष्य खराब हो, वो जेल में चले गए। सोनू नाम का लड़का था सब्बीरपुर का रहने वाला, चंद्रशेखर भी तो जेल में गया था। चंद्रशेखर को तो जानबूझ के भेजा गया, जानबूझ के निकाल लिया। चंद्रशेखर को इतनी बड़ी एक चीज़ बताओ, अगर सरकार का सपोर्ट ना होता चंद्रशेखर को, तो चंद्रशेखर क्या 300 समाज में कहीं अत्याचार होगा चंद्रशेखर जाता, आप तो नहीं जाते? कहाँ से? चंद्रशेखर के पास सारे संसाधन हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं जाने का।
चंद्रशेखर को प्री प्लान बीजेपी ने खड़ा किया गया है। आरएसएस का आदमी है, मैं खुला बोल रहा हूँ और ये बात मैं आज से नहीं कई साल से कहता आ रहा हूँ। बीजेपी उसे खड़ा कर रही है क्योंकि उसे इस यूपी में से किसी तरह बहन जी को डैमेज करना, और वो इसने काम कर दिया है। आपको किसने खड़ा किया है? मुझे किसी ने नहीं खड़ा करा। मैं तो आज समाज के काम कर रहा हूँ, समाज के बीच में हूँ। समाज को लगा कि अच्छा है तो मैं समाज में काम कर रहा हूँ। दूसरे लोग संगठन वाले लूट रहे हैं तो आप कब लूटना शुरू करोगे? मुझे जरूरत नहीं लूटने की। अगर मुझे लूटना होता तो मैं अपनी नेवी की नौकरी छोड़कर मुझे क्या जरूरत थी आज समाज में धक्के खाने की। एक समय वो भी होता है कि हमारे पास किराया तक नहीं होता, हम अपना किराया तक नहीं होता। मैं और मेरी मिसेज मेरठ से बस से आए हैं, कहीं पर भी मीटिंग करने जाते हैं। अभी 15 दिन का प्रोग्राम करके आऊँ एमपी में। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने में एमपी में रहा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम चौधरी, उसके साथ हमने जो बेचारे उसमें फंसे हुए थे लॉकडाउन में, आने जाने वाले लोगों को हमने खाने के राशन तक बांटे। बताओ, एक तरफ तो आप कह रहे हैं सबको एक साथ आ जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप उन पर आरोप लगा नहीं, मैं तो उन लोगों मैं स्पष्टीकरण करा, मैंने कहा भी है चंद्रशेखर बाबन बेसराम, ठीक है जी, सतपाल तंवर, ऐसे भड़काऊ लोगों को निकाल दो और अपने आप समाज उद्धार हो जाएगा। इसी वजह से मैं छोटे छोटे संगठन को मतलब एक मंच पर लाने का प्रयास था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी ये मंच पर आ जाएगा। भड़काऊ सतपाल तंवर जी होते अत्याचार होते वहाँ जाते। आज एक चीज़ बताइए, यूपी में हो, हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, सबसे ज़्यादा अत्याचार इन लोगों की वजह से हो रही है। आप भड़काऊ भाषण देते हो, दूसरे को गाली दे देते हो, और जहाँ पर समाज दबा कुचला है वहाँ पर लठ बजाए इन पर। होता है नहीं होता है, सबसे ज़्यादा 90% यही हाल हो रहा। पहले अत्याचार नहीं होता था समाज पर, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना अब होने लगा। आज मेरे गांव को ले लीजिए, मेरा गांव जाटों का महकमा है, इधर ठाकुर है, इधर जाट है। आज तक बाबा साहब की तरफ को उंगली नहीं उठाई। सहारनपुर में ही क्यों तस्वीरें टूटते हैं? सहारनपुर में ही क्यों बाबा साहब की उंगलियां टूटती है? बताइए, सोचने वाली बात है। आपने भी कहा कि चंद्रशेखर बीएसपी को कमजोर करने के लिए उन्हें तो खुद ही वोट नहीं मिले। चंद्रशेखर उसकी जमानत तो जब्ती होनी थी, वोट नहीं मिला उनको, तो उपचुनाव में क्यों जितनी भी काटी बीएसपी की वोट काटी उसने? बताओ, चाहे उसने 1 वोट काटी या 1000 काटी तो बीएसपी की है। और जहाँ अब वो कह रहा कि मैं अकेला चुनाव लड़ा, उनने हर विधानसभा पर अपने कैंडिडेट लड़ाए। तो सबका संवैधानिक अधिकार है ना चुनाव? नहीं, अधिकार है, लेकिन बेवकूफ़ क्यों बनाया गया? पहले जब दिल्ली में पहला प्रोटेस्ट हुआ था कि मैं भविष्य में अगर राजनीति करूँ तो मेरे गोली मार देना, कहा था ऐसा कोई रुपया नहीं जो मुझे खरीद सके, सारे काम होने दोनों काम। बताओ, लेकिन आप चंद्रशेखर के पीछे क्यों पड़े? एक लंबी लाइन खींची ना चंद्रशेखर, लंबी लाइन खींची पड़ी। मैं तो बात की बात बताई। देखो, जब तक आप एक चीज़ बताइए, जब हमारे समाज पर कोई उत्पीड़न करता है, हमारे समाज को धोखा देता है, तो हम आग बबूला हो जाते हैं, एक मंच पर आने के लिए तैयार हो जा। और जब समाज का ये आदमी समाज के साथ गड़बड़ करेगा तो उसे क्यों कहते हैं? आपने बैनर पे लिखा कि बहुजनों पर अत्याचार के खिलाफ है प्रेस, आप तो चंद्रशेखर के पीछे नहीं। आपने जब सवाल ही ऐसा करा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब आप लोगों ने सवाल किया तो मुझे तो जवाब देना पड़ता। अब आप सवाल तरीके से करते तो मैं और तरीके से जवाब देता। आपने लिखा देश भर में बहुजनों पर अत्याचार, हाँ जी, तो उस पर बात करी ना अत्याचार। तो स्टार्टिंग तो किस चीज़ से करी भाई? आप सवाल कर रहे तो मैं उसी हिसाब से बताया। आपने स्टार्टिंग करी कि मैं सबको एक साथ जोड़ना चाहता। हाँ, एक साथ, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। आज वो गलतफहमी दूर तो हो गई है। अत्याचार कैसे कम होंगे देश भर में? अत्याचार को कम तो ऐसी होगी, एक तो हमारे समाज के नेताओं को भड़काऊ भाषण देने करने पड़ेंगे बंद, सही और संवैधानिक तरीके से अपने को समझा लो, दूसरों को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, एकजुटता के साथ जब तक गांव-गांव में कैडर नहीं करेंगे, जब तक अपने लोगों को नशे से नहीं बचाएंगे, गलत काम से नहीं बचाएंगे, तब तक शोषण और अत्याचार रहेगा, जब तक एकजुटता में नहीं गए। और शिक्षा की ओर ले जाओ, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने ये कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षा के मामले में हम जीरो, संगठित के मामले में ऐसे एक पिट रहा तो दूसरा खड़ा हुआ देख रहा, और संघर्ष क्या में कर रहे हैं? उल्टे सीधे कामों में कर रहे हैं। कैडर की परिभाषा क्या है आपके यहाँ? कैडर की परिभाषा ये है कि हम लोग गांव-गांव जाते हैं, सबसे पहले लोगों को घर घर से बुलाने का कार्य करते हैं, जिसमें हमारी बहन बेटियां और युवा और बुजुर्ग भी रहते हैं। उन्हें सबसे पहले बताते हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, सोटली करके बताते हैं कि जो बलिदान दिया उसके बारे में बताते हैं। जैसे परम पूज्य बाबा साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी, पेरियर साहब होगी, और अपने ज्योतिबा फूले जी होगे, साहब कांसीराम जी होगे, और आदरणीय बहन जी होगी। तो लोकेश, अब आपको क्या लगता है जिस प्रकरण से आप पूरे विश्व में फेमस हुए, वो जो आपने सहारनपुर में वो कबाड़ी का ठेला लगाया था, नहीं, वो मुजफ्फरनगर में जी, वो उस पर पछता रहे हो आप? नहीं पछता। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें दूसरों को भड़काना छोड़ना पड़ेगा और अपनों को मनाना पड़ेगा, तो उस प्रकरण में पछता रहे हो?
नहीं वो देखो वो भी तो भड़काने वाला मामला था। हाँ, जेल गए, जमानत जब्त हुई, जी। कितने दिन कितने महीने बिना जमानत के आपको जेल में जाना पड़ा, तो जी। उसका पछतावा है? पछतावा उस चीज़ से नहीं, पछतावा वैसे नहीं, जो मैंने करा अच्छा करा, लेकिन पछतावा इस चीज़ का हम लोग कर तो देते हैं, लेकिन ये उंगली लगाने वाले लगा देते हैं, लेकिन जब साथ नहीं देते यही प्रॉब्लम होती है। हम लोगों ने क्यों उतारी थी इसका भी रीज़न सुनो। हमने मुजफ्फरनगर ज़िले में लगभग सैकड़ों बम्बों में से ये तस्वीरें उतरवा के हमने नदियों में बहाई थी, लेकिन उसका रीज़न ये था कि किसी तरह चंद्रशेखर, हमें इतना ज्ञान नहीं था, हम खुद कह रहे कि हम मैच्योर नहीं थे, एक जोश था, युवा जोश, अंधभक्त बन के लगे हुए थे। हमें लगा कि भाई अपने समाज का कोई भाई आया है हमारे बीच हमारी आवाज़ उठाने के लिए, इसी वजह से हम लोगों ने वो उतारा था, मगर किस तरह छोड़ दे। 25 जून 2017 में उत्तराखंड गुड़ मंडी मंगलोर में भी हमने रोड जाम किया था, जिसका खामियाजा आज लोग भुगत रहे हैं हम लोग। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये करा था, लेकिन जब देखा कि हम जेल में पड़े, उन लोगों ने हमारा पता तक नहीं लिया जिन लोगों की वजह से किया, तब जाके हमें पछताना हुआ कि हमने वाकई में गलत किया था। लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमें माइंड से निकालना, ना कि घरों से। ये चीज़ आप समझे, हम उस टाइम नहीं समझ पाए, लेकिन अब समझ रहे हैं कि हमें दिमाग में से निकालना अपने लोगों को, ना कि घरों में से। जब उनके कट्टर बनने से रोकना, कट्टर बनने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि कट्टर बन के, केवल कट्टर बन के ये हो रहा है इस टाइम, कट्टर बन के अपने ही दुश्मन खड़े हो जाते हैं। है तो अब भी हम कट्टर, हमें पता कट्टर रहे गए हमेशा, लेकिन हमने देखा 90% लोग हमारे दुश्मन, अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं अगर कट्टर बन जाते हैं, अपने ही लोग कटवाने का काम करते हैं। चलिए ये तो हुई सारी बातें। अब बताइए जो मुद्दा आपने रखा है बहुजन समाज पर अत्याचार के खिलाफ, जी। क्या करने वाले हैं? देखो, हम लोग नेशनल भीम आर्मी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का हमारा प्रयास चल रहा है, और हमारा उद्देश्य यही था कि सभी संगठनों को लेकर हम इस आंदोलन को करेंगे। लेकिन आज ये गलतफहमी दूर हो गई, हम अपने स्तर से, अपने संगठन के स्तर से कुछ लोगों को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे दिल्ली के अंदर। जो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज हमारे युवाओं की हत्या की जा रही है, हमारे पर अत्याचार शोषण हो रहा है, गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी परेशान किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और जल्द ही इसकी हम सूचना से अवगत करा देंगे। उसके लिए हम एक तैयारी चल रही है। किस किस संगठन को आपने इनवाइट किया कि आइए हमसे मिलिए, या हमें अपने में मिलेंगे? मैंने BSS को किया, और जी बहुत सारे संगठन हैं, भारतीय गुरु रविदास मानव सुरक्षा दल है, और मुजफ्फरनगर के बहुत युवा संघर्ष समिति है, MP से है, सहारनपुर से है, काफ़ी संगठन थे, 20-25 संगठनों से बात हुई थी। तो उन लोगों ने हमको आश्वासन दे दिया कि सर हम आएंगे, बहुत अच्छा प्रयास है। फेसबुक और ट्विटर पर तो सबने कहा बहुत अच्छा प्रयास है, सोशल मीडिया पे, लेकिन जब ग्राउंड स्तर पर देखा रियल में, तो एक भी संगठन आने के लिए एग्री नहीं हुआ। मगर कोई बात नहीं, हमें तो रखनी थी। देखो, हम अपना असूल है कि अपना जो करना वो करना है, पीछे नहीं हटना। और सीधी सी बात है, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, शोषण तो होता रहेगा। ये हमारा छोटा सा प्रयास था, और हमसे पहले तो देखो महापुरुषों ने बहुत बड़े प्रयास किए, शायद हमारी गलतफहमी थी, आज दूर हो गई। तो मेन चीज़ ये है कि देखो, हमें सबको स्वार्थ छोड़ के और पॉलिटिक्स छोड़ के अगर समाज के हित में ही काम करना है, तो सबको ईमानदारी के साथ ये मत सोचो कि हमें कुछ मिलेगा। आँख मीच कर, मैं मेरठ ज़िले में रहता हूँ, मुझे परिवार की फ़िक्र नहीं, घर की फ़िक्र नहीं, समाज के लिए जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके अनुसार हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मेरी चंद्रशेखर भाई से या सतपाल तंवर से या वामन बेसराम जी से, इन लोगों से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचारधाराओं के प्रति पूरी कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे, तो लग तो रहा है कोई निजी प्रॉब्लम है? नहीं, निजी मेरी कौन सी, उन्होंने मेरे खेत में कौन सा वे कुछ बोरे या मेरी कोई खेती बटरी, बताइए। मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचार की दुश्मनी है। 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद हुआ। तो क्या आपने इस मुहिम के लिए उन संगठनों को भी कॉल किया? किन से? जिनके पे आप आरोप लगा रहे? मैं तो ज़िंदगी में ना तो उनके साथ हूँ, वरना जब वो कहते हैं ना गंदगी में अगर घुस जाओ तो गंदे हो जाते हैं। हकीकत बात तो ये है। मतलब कुछ संगठनों को आप छोड़ के चल रहे हैं? मैं कुछ संगठनों को छोड़ के, समाज के संगठन है, कहेंगे बहुजन समाज के, जो दूसरों के टुकड़ों पर नाच रहे हो और दूसरों के हड्डी चाट रहे हो, तो वे क्या समाज का वो करेंगे, बताइए। बसव साहब, दिल्ली में आपको कमान दी गई है, क्या आपकी रणनीति दिल्ली में? देखो जी, दिल्ली में जो मैं जय भीम नमो बुद्धाय, दिल्ली में जो मेरे को कमांड दी गई है, मैं उसको अपने मन से, तन मन से करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरा बहुजन समाज मेरे साथ इसी तरीके से ऐसे ही साथ देगा, तो फिर तो मैं भी मजबूर हो जाऊँगा। क्या अपील कर रहे हैं? आज मीडिया बुलाई है, मीडिया के द्वारा क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं यही देना चाहता हूँ कि हम अगर संगठित होंगे, एकत्र होंगे, संघर्ष करेंगे, तभी कुछ होगा। मैंने जिसको भी बोला वही कह रहे हाँ हम आएंगे,
और ये जितने मेरे कार्यकर्ता हैं इनके भी एक मेरे 2-4 आए हैं बेचारे, ये मोमडन है, बहुत लगाव करता है बच्चा। मैंने अन्ना नगर में प्रोग्राम किया था, इस बच्चे ने मेरे बहुत ज़्यादा सहयोग किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा वहाँ भी। लेकिन यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। वहाँ कम से कम मेरी कॉलोनी के लोग तो मेरे साथ हो जाते हैं खड़े, मेरे पूरी कॉलोनी मेरे साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ तो कोई आया नहीं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी है आपके पास। जी जी, खाली कॉलोनी थोड़ी जोड़ो, 7 विधानसभा है। हाँ जी हाँ जी। दिल्ली 70। ठीक है साहब, मैंने तो अभी शुरुआत ही की है, तो जितना होगा मैं सहयोग करूँगा। दिल्ली में तो खैर मुझे तकरीबन सभी जानते ही हैं, और मैं रिटायर हूँ कम्युनिकेशन से। 2019 में मैं रिटायर हो गया था, तो मैं तो अभी समाज सेवा में ही लगा हूँ। जहाँ भी मुझे बुलाएंगे समाज सेवा के लिए मैं तैयार हूँगा। पार्टी में जॉइन करनी ही नहीं चाहता, संगठन के साथ हूँ। लोकेश जी, सवाल ये है कि बहुजन समाज पर हत्या करने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जी जी, और उन संगठनों को भी आपने अपील की आने की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी सर। अगर यही हाल रहा तो बहुजन समाज का आगे होने क्या वाला आगे भविष्य? देखो सच्चाई बता दूँ, इसमें मैं भी हूँ। आज एक कड़वा सच बता दूँ, ये गाँवों में और पिटेगा। ये जितने भी संगठन बने हुए हैं ना, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसमें मेरी भी गिनती है, मैं भी पिट सकता हूँ। अगर ये इसी तरीके से चलते रहे और एकजुट नहीं हुए और ऐसे ही चलता रहा, तो ये गाँवों में जैसे मीटिंग करने जावे ना, पिटने का काम और कर रहे हैं, पिटे गए। और ये क्योंकि अब समाज भी उब चुका है, इतने सारे संगठन, किस किस का साथ दे, किस किस के साथ खड़े हो। अगर यही सब एक जगह आ जाए, कथित प्रयास तो यही था कि सब एक जगह आ जाए, तो बहुत बढ़िया। समस्या यह एक दूसरा, यहाँ कंडीशन ये है कि एक दूसरा छोटे होने को तैयार नहीं। सब सोचते हैं कि अपील क्या करना चाहिए? अपील तो मेरा सभी संगठनों से ये है, अभी भी कह रहा हूँ मैं भाई, अगर आप हम लोगों को ये कहते हैं तो अन्य संगठन कि भाई आप एक गांव के छोटे कार्यकर्ता बन के काम करो, तो हम गांव के कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हैं। झुकना तो पड़ेगा किसी को ना किसी को, और इसके लिए पहल हम सबसे पहले तैयार कर रहे हैं। हम अपने संगठन को, अगर ऐसी बात है और सभी संगठन एक जगह आना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपना संगठन बंद करके बिल्कुल एक आम नागरिक और एक आम भीम सैनिक बनकर काम करने के लिए तैयार है। कटारिया जी, आपने कहा अभी कि समाज उब चुका है संगठनों से, बिल्कुल इतने संगठन बन चुके हैं। जी जी, आप पे विश्वास क्यों करें? देखो मैं नहीं कहता मेरे पे विश्वास करो, मेरे पे विश्वास मत करो, हमारे कार्य पे विश्वास करो। हमारा काम बोलता है, ना कि नाम बोलता है। हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ग्रास रूट पर, और ऑन रिकॉर्ड के तौर पे। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया से पता करो। आप जिन जिन राज्यों की हम लिस्ट दे देंगे, जिन जिन जिलों में गए उनकी लिस्ट दे देंगे, आपको आने जाने की सारी फैसिलिटी मिलेगी। वहाँ पे आप पता कर सकते हो कि हमने कार्य कितना किया है, क्योंकि आदमी का नाम नहीं बोलता, काम बोलता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमने केंद्र सरकार से कुछ मांगे रखी है, अगर कहो तो मैं बोल के बता सकता हूँ। बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। ये हमने सबसे पहली मांग है, समस्त भारत में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालयों में टेस्ट के तौर पर, यानी मौखिक रूप से, एक जैसे क्लास में 1 घंटा पढ़ाया जाता है हिंदी इंग्लिश का, इस तरीके से संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के गरीब छात्राओं को खेल कूद व शिक्षा से संबंधित विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। नंबर 2, समस्त भारत में प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील पोषण आहार में अच्छी गुणवत्ता का आहार मिलना चाहिए। अगर इसमें कोई मिलावट करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 3, SC ST एक्ट को 9वीं सूची में रखा जाए। ये बहुत अहम सवाल है। SC ST एक्ट को 9वीं सूची में रखा जाए। अगर SC ST एक्ट 9वीं सूची में रखा जाता है तो हमारा एक्ट मजबूत हो जाएगा, एक तरीके से लॉक हो जाएगा, फिर उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। नंबर 4, देश भर में 2 अप्रैल 2018 भारत बंद में अनुसूचित जाति के शहीद हुए भीम सैनिकों के इस महापर्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश तौर पर घोषित होना चाहिए। 2 अप्रैल नंबर 6, 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के आंदोलन में SC ST के युवाओं पर फर्जी तरीके से दर्ज मुकदमों को तुरंत हटाया जाना चाहिए एवं भारत बंद के शहीद भीम सैनिकों के परिवार वालों को भारत सरकार द्वारा सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 7, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को घोड़ी पर बारात न निकालने पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा बारातें रोके जाती है और उन पर अत्याचार होता है। उन शरारती तत्वों पर सख्ताई से शिकंजा कसा जाए और एक विशेष तौर से प्रशासनिक टीम बनाई जाए। नंबर 9, कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक के कोर्सों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में, उनके महान कार्यों के बारे में उल्लेखनीय रूप से प्रकाशित किताबों में प्रकाशित कर छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाना अनिवार्य है। नंबर 9, SC ST के सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण
पदोन्नति में वृद्धि होनी चाहिए। नंबर 10, SC ST के छात्र छात्राएं जिनकी निर्धारित से ज़्यादा अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जनरल कैटेगरी में चयनित किया जाए। नंबर 11, बहुजन समाज के महापुरुषों व संतों के स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में जोड़ा जाए। नंबर 12, न्यायपालिका में SC ST के जजों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। ये हमारी 12 मांगे हैं। ये हम बाकायदा माननीय भारत सरकार को, बाकायदा राष्ट्रपति जी को, ये हम एक लेटर फैक्स किया जाएगा संगठन के लेटर पैड पर। ये हमारी मांगे है। मांगे तो खैर हमें भी पता पूरी नहीं होगी, लेकिन एक कथित प्रयास है और आपकी बहुजन मीडिया के द्वारा ये कदम उठाया जाए। मैं सच बताऊं आपसे, मैं उनका कोई जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अक्सर देखा मैंने अपनी बहुजन मीडिया, माइंड मत करना मेरी बात को, ज़्यादातर यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है मेरे। मैंने कई जगह बड़ी, वहाँ मुजफ्फरनगर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ भी यही क्वेश्चन आया। लेकिन क्या करूँ, क्वेश्चन जब पूछते हैं तो सवाल का जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बना के तो बोलने नहीं जाता, हमारे दिल से बोलते हैं, जो सच है वो बोलते हैं।